अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सभी का वेलकम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हम आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, वो डबे हिकल थ्योरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1923 में डबे और हक्कल ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की थ्योरी को प्रेजेंट किया और उसके बाद 1926 में ऑन सागार ने इसमें थ्योरी को फर्दर एक्सपेंड किया। ये थ्योरी बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए पुट फॉरवर्ड की गई। मतलब इसके ज़रिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को के बिहेवियर को या जो उनका नॉन आइडियल बिहेवियर है उसको डिफाइन कर सकते हैं। इस थ्योरी के का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये डिफरेंट आयंस के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को भी कंसिडर करती है। इस थ्योरी के पहले जो डिफरेंट थ्योरीज थी वो आयंस के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को निगलेक्ट कर देती थी। तो इस वजह से हम उनका जो बिहेवियर है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का वो सही तरह से डिफाइन नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से डबे हिकल थ्योरी की ज़रूरत पड़ी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को एक्सप्लेन करके हम उनके बिहेवियर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। डबे हिकल थ्योरी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बाय कंसीडरिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन आइंस इन अ सोल्यूशन। तो सिंपल अल्फाज में आइंस के दरमियान जो कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को डिफाइन करके हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बिहेवियर को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि आयोनिक एटमॉस्फेयर को का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बिहेवियर के ऊपर क्या असर होता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि द इफेक्ट ऑफ आयन मोबिलिटी एंड कंसंट्रेशन ऑन द कंडक्टिविटी, कि आयंस की मोबिलिटी या उनके सोल्यूशन में मूव करने की स्पीड या वेलोसिटी और आयंस की कंसंट्रेशन किस तरह से कंडक्टिविटी को इफेक्ट करती है। तो बेसिकली डबे हिकल थ्योरी आयंस के बिहेवियर को, उसकी वजह से पैदा होने वाले आयोनिक एटमॉस्फेयर को और इसकी वजह से पैदा होने वाले कंडक्टिविटी में डिफरेंस को एक्सप्लेन करती है। मेन थ्योरी को समझने से पहले हम देखते हैं कि कुछ अजम्पशन जो कि इस थ्योरी के बारे में जो कि ये थ्योरी कंसिडर करती है। द फर्स्ट वन इज़ दैट कि द सल्यूट और द इलेक्ट्रोलाइट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेड विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग। अब चूंकि ये थ्योरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बनाई गई है तो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि कोई भी सल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट जिसको हमने सोल्यूशन में ऐड किया हुआ है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो चुका है। सेकेंड वन इज़ दैट कि जो आइंस सोल्यूशन के अंदर पैदा होंगे उनकी शेप स्फेरिकल है और सोल्वेशन ऑफ द आयन इज इग्नोर्ड इन द थ्योरी। और जो आयन की सोल्यूशन है या जो उनका प्रोसीजर है और इसकी वजह से पैदा होने वाले इफेक्ट को इस थ्योरी में हमने इग्नोर किया हुआ है। आल्दो रियल सिचुएशंस में सोल्वेशन का इफेक्ट होता है लेकिन इस थ्योरी में हमने इसको निगलेक्ट किया हुआ है। थर्ड वन इज़ दैट कि इस थ्योरी के मुताबिक सोलवेंट प्लेज नो रोल। सोलवेंट का कंडक्टिविटी और आइंस के बिहेवियर के ऊपर कोई असर नहीं होता। इट ओनली प्रोवाइड्स मीडियम फॉर द इंटरेक्शन। तो इस थ्योरी के मुताबिक सोलवेंट जो कि सोल्यूशन में ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है उसका सोल्यूट की आइंस के ऊपर डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं होता। वो सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड करता है कि सोल्यूट के जो आइंस हैं वो फ्रीली वहाँ पर मूव कर सके। तो दिस थ्योरी जैसा कि हमने पहले देखा कि वो सोल्वेशन को और सोलवेंट के रोल को यहाँ पर बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देती है। ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए है ताकि हमारी थ्योरी समझने में आसान हो और हम सिर्फ और सिर्फ जो सल्यूट के आइंस हैं उनके बिहेवियर के ऊपर फोकस कर सकें, ना कि सोलवेंट के बिहेवियर के ऊपर। नेक्स्ट वन इज दैट कि इंडिविजुअल लाइंस सराउंड ए सेंट्रल लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एवरेज क्लाउड ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डेंसिटी। तो कोई भी अगर एक आइन है उसको उसको ऑपोजिट चार्ज वाले आइन चारों तरफ से घेर लेंगे और वहाँ पर एक कंटिन्यूस चार्ज डेंसिटी क्रिएट होगी। इसको हम नेक्स्ट डिटेल में भी स्टडी करेंगे। अब हम स्टडी करेंगे कि आयोनिक एटमॉस्फेयर क्या होता है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक सेंटर लाइन है जो कि सोल्यूशन के अंदर फ्लोट कर रहा है और वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है। हमने देखा कि इसके ऑपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल्स इसको चारों तरफ से घेर लेंगे। इसके गिर्द एक स्फेरिकल हेज होगी जो कि सेंट्रल आइन को के गिर्द एक नेट चार्ज को लेकर आएंगे। वो चार्ज
जो सेंट्रल आयन है उसके अपोजिट होगा, बट हम ये देखते हैं कि उसकी अमाउंट इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल, अगर पॉजिटिव चार्ज +4 है और उसको 4 नेगेटिव आयन ही घेरेंगे तो दोनों की तादाद बराबर होती है। तो ये जो एटमॉस्फेयर बनेगा जिसमें एक सेंट्रल आयन को किसी दूसरे अपोजिट आयन ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, हम इसको आयनिक एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अपोजिट चार्जेस की वजह से सेंट्रल लाइन इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिकली अपोजिट चार्ज के साथ, या दूसरे अल्फाज में अपने आयनिक एटमॉस्फेयर के साथ। इस इंटरेक्शन का एक बहुत ही अहम इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये एक्चुअली सेंट्रल लाइन की एनर्जी को और उसके केमिकल पोटेंशियल को कम कर देता है। तो हम देख सकते हैं कि आयनिक एटमॉस्फेयर की वजह से हमारा सेंट्रल लाइन एक तो स्टेबलाइज होता है और सेकंड उसकी फ्री एनर्जी रिड्यूस होती है। डेबी हिकल थ्योरी के मुताबिक लो कंसंट्रेशन के ऊपर जहाँ पर आयंस बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं, वहाँ पर हम क्वांटिटेटिवली उसके एक्टिव कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इसके डेबी हिकल लिमिटिंग लॉ के ज़रिए। तो लो कंसंट्रेशन के ऊपर डेबी हिकल लॉ कुछ एजम्पशंस के ज़रिए उसके एक्टिविटी कोएफिशिएंट को भी कैलकुलेट कर सकता है। सो हमने देखा कि जो एक्टिव आयनिक एटमॉस्फेयर है वो एक की रोल प्ले करता है आयन और इसकी एक्टिविटी को समझने के लिए। यहाँ पर हम विजुलाइज करेंगे कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो इन दोनों को दूसरे नेगेटिव चार्जेस ने दोनों तरफ से घेरा हुआ है या चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो हमने देखा कि अगर यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो 2 ही नेगेटिव चार्ज होंगे। अब इस तरह का जो हमारे पास एटमॉस्फेयर बनेगा वो एक्चुअली आयोनिक एटमॉस्फेयर है, जिसमें मोस्टली एक सेंटर लाइन होगा और इसको नेगेटिवली या अपोजिटली चार्ज आयंस ने चारों तरफ से घेरा होगा। तो हमने देखा कि जो आयनिक एटमॉस्फेयर एक्चुअली कंट्रोल करता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, ना कि जो उसकी कंसंट्रेशन। कुछ मेन एजम्पशंस को स्टडी करने के बाद अब हम चलते हैं मेन आइडियाज़ ऑफ द थ्योरी के ऊपर, जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है और इसी के बेस के ऊपर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में बिहेवियर को समझ सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ दैट कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड एट ऑल डाइल्यूशंस। ये थ्योरी अज्यूम करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है सोल्यूशन के अंदर। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो वो उसी वक्त अपने आयंस के अंदर स्प्लिट हो जाएगा और कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाकी नहीं बचेगा। लेकिन बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि मॉडर्न स्टडीज़ ने भी ये शो किया है कि ये कॉन्सेप्ट इंटायरली ट्रू नहीं है। इट मीन्स कि थोड़ी सी अमाउंट अनआयोनाइज्ड सब्सटेंसेस की रह जाती है जो कि अपने आयंस में चेंज नहीं होती। तो बजाय इसके कि हम ये कहें कि कम्प्लीटली आयोनाइज सोल्यूशन है, हमारे लिए ये कहना बेहतर होगा कि वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड है, क्योंकि कुछ फ्रैक्शन जो है वो अनआयोनाइज्ड रह जाती है सोल्यूशन के अंदर। सेकंड मेन आइडिया ऑफ द थ्योरी वो ये है कि नॉन यूनिफॉर्म आयन डिस्ट्रीब्यूशन। ये थ्योरी इस बात को भी हाईलाइट करती है कि सोल्यूशन के अंदर आयन्स रैंडमली स्कैटर्ड नहीं होते, क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसी नेचुरल टेंडेंसी की वजह से कैटाइंस को एनाइंस ने सराउंड किया होगा और एनाइंस को कैटाइंस ने चारों तरफ से सराउंड किया होगा। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। इसके बजाय हम एक आयनिक एटमॉस्फेयर देखते हैं, जिसको हमने लास्ट स्लाइड पर स्टडी किया, जहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस के गिर्द नेगेटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्जेस के गिर्द पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ये एक्चुअली ये जो बिहेवियर है ये आयनिक एटमॉस्फेयर कहलाता है और ये मोबिलिटी और एक्टिविटी का बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये 2 पॉइंट बेसिकली हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के बेसिस को प्रोवाइड करते हैं और इसी के बेस के ऊपर हम दूसरे पैरामीटर्स को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम डेबी हिकल थ्योरी के कुछ मज़ीद मेन कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। थर्ड कंसेप्ट इसका मेन ये है कि डिक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन। कि एक कॉन्सेप्ट हमने ये देखा कि जब हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को किसी सोल्यूशन के अंदर इंक्रीज करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के अंदर डिक्रीज देखने को मिलता है। इसकी मेन वजह यह है कि जब हम
जब आयंस की तादाद ज़्यादा होगी तो वहाँ पर अपोजिट चार्जेस का इंटरेक्शन भी ज़्यादा होगा, और आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा होने की वजह से आयनिक एटमॉस्फेयर इंक्रीज़ होगा, और इसी की वजह से आयनिक मोबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, डिक्रीज़ होती हैं। और आयनिक मोबिलिटीज़ डिक्रीज़ होने का जो मेन रीज़न है वो इंटर आयोनिक इफ़ेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज लेफ़्ट से राइट मूव होना चाहता है, तो अगर वो लेफ़्ट से राइट मूव होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी मूवमेंट में हिंड्रेंस जो पैदा करेगा वो नेगेटिव आयन होगा, जो कि उसको लेफ़्ट की साइड पर खींचेगा, ताकि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो उससे दूर ना जाए, क्योंकि अब अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी अट्रैक्शन की वजह से या इंटर आयोनिक इफेक्ट की वजह से इंक्रीज इन कंसंट्रेशन विल ऑलवेज गिव द डिक्रीज इन द इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, और ये इफेक्ट इसके वाइस वर्सा भी है। इट मीन्स कि कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने से हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लैम्डा वी और लैम्डा इन्फिनिटी ये हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की करेक्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता। लैम्डा वी एक्चुअली मोलर कंडक्टिविटी है किसी गिवन कंडीशन के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर, और लैम्डा इन्फिनिटी मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डायल्यूशन के ऊपर। तो आमतौर पर लैम्डा वी और लैम्डा इन्फिनिटी हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू देता है, जिसको हम अल्फ़ा से शो करते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये हमें बजाय इसके कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू प्रोवाइड करे, ये हमें कंडक्टेंस या कंडक्टेंस कोएफिशिएंट की वैल्यू को प्रोवाइड करता है। मेन रीज़न इसकी ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो पहले से ही ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज हो चुका होता है। तो अगर वो पहले से ही ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज है तो ये रेशो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो अगर ये रेशो चेंज नहीं होती तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी करेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन लैम्डा वी इज़ मच लेस देन द लैम्डा इन्फिनिटी। तो लैम्डा वी जो कि मोलर कंडक्टिविटी एक ख़ास कंसंट्रेशन के ऊपर है, वो क्यों कम होती है हमेशा लैम्डा इन्फिनिटी से, हालांकि वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज भी होते हैं। इसकी वजह यह है कि मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस में आयंस का इंटरेक्शन भी ज़्यादा होता है, और ये उनकी मोबिलिटी को हिंडर करता है, जिसको हमने पहले भी स्टडी किया है। तो यही वजह है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले आयंस में ज़्यादा इंटर आयोनिक इफेक्ट होगा, और इसी की वजह से लैम्डा वी हमेशा कम हुआ करेगा लैम्डा इन्फिनिटी से। इस थ्योरी को थ्योरेटिकल स्टडी करने के बाद अब हम इस कंडक्टेंस थ्योरी की इक्वेशंस को भी स्टडी करेंगे। डबे हकल ऑन सगार कंडक्टेंस इक्वेशंस ये एक्चुअली एक मेजर स्टेप है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बिहेवियर को मैथमेटिकली डिफाइन करता है, और ये हाँ जो भी अभी तक डिस्कशन की है वो इन तमाम फैक्टर्स को अकाउंट करता है, और इनको कंसिडर करने के बाद एक यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन एक हमें देता है। यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट से मुराद एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि एक सिंगल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को प्रोवाइड करेगा, और जिसके बारे में अजम्पशन ये है कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएटेड होता है। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम इस तरह से जाहिर कर सकते हैं कि लैम्डा वी जो कि मोलर कंडक्टिविटी एट सम स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस ए इंटू ए प्लस बी लैम्डा इन्फिनिटी एन डी सी। हमने देखा कि इस इक्वेशन में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आ रहे हैं, ए बी और सी। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ए और बी ये कांस्टेंट हैं जो कि किसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, और सी कंसंट्रेशन की अमाउंट है जिसको हम ग्राम इक्विवेलेंट पर मिलीलीटर में मेजर करते हैं। ये दोनों जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं ए और बी ये एक्चुअली नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सेकेंडरी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इन दो चीज़ों के अलावा ये किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अगर हम ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किसी भी सोल्यूशन की या सॉल्वेंट या सोल्यूट की वैल्यूज़ के लिए तो ए इज इक्वल टू 82.4 डिवाइडेड बाई डी टी अंडर रूट एंड ईटा, एंड बी इज इक्वल टू 8.20 10⁵ डिवाइडेड बाई 3/2 अंडर रूट डी टी। तो यहाँ पर दो नए पैरामीटर्स हैं डी और टी और ईटा। तो डी ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ईटा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और जो कि मीडियम की विस्कोसिटी को शो करता है। तो ये दोनों पैरामीटर्स एक्चुअली सॉल्यूशन के पैरामीटर्स होते हैं।
और इन दोनों पैरामीटर्स को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर मेजर करते हैं, और ये हर सोल्यूशन के लिए सेपरेट वैल्यूज इनकी मौजूद होती हैं। द कॉन्स्टेंट ए इज द मेजर ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। कॉन्स्टेंट ए हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को मेजर करता है, और बी हमारे पास एसिमेट्रिक इफेक्ट जो कि सोल्यूशंस की खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको इफेक्ट करेगा। मिसाल के तौर पर पानी के लिए डी की वैल्यू 78.5 है, एटा की वैल्यू 8.95 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ है, और ए की वैल्यू 60.20 है। जब हम इन तमाम की वैल्यूज़ को पुट करते हैं इसके ऊपर, तो ए की वैल्यू हमारे पास 60.2 आती है, और बी की भी इसी तरह से कुछ वैल्यूज़ आ जाएगी जिसको हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। डेबी हैकल थ्योरी को स्टडी करने के बाद हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि एसयू के रिलेटेड है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट, हम उसको देखेंगे। एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन और एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये किसी आयन या इलेक्ट्रोलाइट की इफेक्टिव कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है, और इसको हम एक्टिविटी कहते हैं। एक्चुअली एक्टिविटी कोएफिशिएंट सिर्फ इस चीज़ को मेजर नहीं करता कि कितने आयन्स प्रेजेंट हैं, बल्कि ये उनकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन को भी डिफाइन करता है, जो कि इस चीज़ को शो करता है कि वो कितने एक्टिव हैं कंडक्टेंस में और कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज़ वगैरह में। अगर हम एक्टिविटी को ए से ज़ाहिर करें तो मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू सी डॉट एफ। तो यहाँ पर ए जैसे कि हमने देखा कि वो एक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन है, तो सी विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन द मोलैरिटी, तो हम इसको मोलैरिटी में मेजर करते हैं, और एफ जो है वो हमारे पास एक्टिविटी कोएफिशिएंट होता है। तो एक्टिविटी विल बी इक्वल टू सी जो कि कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई एक्टिविटी कोएफिशिएंट। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए द एक्टिविटी ऑफ द कोएफिशिएंट इज़ नियरली इक्वल टू 1। तो जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होगा, उसके आयन्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते, और अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली या किसी दूसरे इंटरफेरेंस के बगैर कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स या एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंडक्टिविटी के मेजरमेंट में या कंडक्टेंस में। तो इस वजह से हमारे पास एक्टिविटी की वैल्यू 1 होती है, और डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एफ इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि एक्टिविटी हमारे पास 1 हो चुकी है, जो कि दूसरे अल्फाज में एक्टिविटी एक्चुअल कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाती है। ओके, तो एक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। लेकिन हमने देखा कि मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में एफ की वैल्यू ड्रॉप्स होती है, एक से कम हो जाती है, जिसकी मेन वजह आयंस के दरमियान इंटरेक्शन है। हम एक्टिविटी कोएफिशिएंट को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई सी। तो द एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्टिविटी टू द एक्चुअल कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास एक्टिविटी कोएफिशिएंट होगा। अब हम बात करेंगे एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, और हम मज़ीद इसको समझने की कोशिश करेंगे। The activity of electrolyte is defined as the product of activities of cations and anions। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि एक्टिविटी होती क्या है। अब हम इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स किसी सोल्यूशन में आयोनाइज होने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस देंगे, तो हम एक्टिविटी को उसके चार्जेस की निस्बत से देखेंगे। हमने देखा कि एक्टिविटी विल बी इक्वल टू ए प्लस मल्टीप्लाई बाई ए माइनस, तो दोनों की प्रोडक्ट के बराबर होगी। वेर ए प्लस विल बी द एक्टिविटी ऑफ द कैटाइन, ये कैटाइन की एक्टिविटी के बराबर है, और ए माइनस एनाइन की एक्टिविटी के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि टोटल एक्टिविटी वो दोनों आयन्स की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी मेन वजह यह है क्योंकि ये जो चार्जेस हैं यही तो मेन करंट को कैरी करते हैं, तो ओवरऑल एक्टिविटी की वैल्यू इन चार्जेस के ऊपर डिपेंड करती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। इसी की तरह जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ द किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्टिविटी कोएफिशिएंट हम उसको भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एफ विल बी इक्वल टू एफ प्लस मल्टीप्लाई बाई एफ माइनस। और हमने देखा कि जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो भी कैटाइन की एक्टिविटी कोएफिशिएंट और एनाइन के एक्टिविटी कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करती है।
F plus activity coefficient of cation and the F minus will be the activity coefficient of anion. ये रिलेशनशिप एक्चुअली हमें हेल्प करता है रियल सॉल्यूशंस के बिहेवियर को देखने में, और ख़ास तौर पर जब उनका जो आयंस का इंटरेक्शन है वो मैटर करना शुरू हो जाए। इट मीन्स कि जब उनकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो वहाँ पर ये इक्वेशंस काफ़ी काम आती हैं हमारे। नेक्स्ट हम एक्टिविटी कोएफिशिएंट की मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो हमने देखा कि एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट हम इनको एक्सपेरिमेंटली डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम इनकी मीन वैल्यूज़ को मेजर कर सकते हैं। अब हम इनकी को डायरेक्टली मेजर इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि हम एक सिंगल लाइन के बिहेवियर को स्टडी नहीं कर सकते और हम एक पूरे सोल्यूशन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो अगर हम पूरे सोल्यूशन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली इंडिविजुअल लाइन्स के बिहेवियर को स्टडी करना डिफ़िकल्ट होता है। तो हम इनके जो मेन वैल्यू है एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स की, उनको स्टडी करते हैं। हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन है जिसको हम स्टाइकोमेट्रिकली अगर बयान करें तो वो ax bx, यहाँ पर x और y कोएफिशिएंट्स हैं a और b के। तो ये पानी में या किसी सोल्यूशन में आयोनाइज होने के बाद 2 आयंस देंगे और स्टाइकोमेट्रिकली इन आयंस की कंसंट्रेशन ये वाली होगी। इनकी मेन वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए, एक्टिविटी की वैल्यू को मेजर करने के लिए, तो ए पॉजिटिव या नेगेटिव आयन की मेजरमेंट विल बी इक्वल टू वी अंडर रूट ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस वाई। यहाँ पर हमने देखा कि प्लस या माइनस ये शो कर रहा है कि ये कैटायन या एनायन की का एक्टिविटी है, और यहाँ पर वी से मुराद वो एक्स और वाई के टोटल नंबर ऑफ आयन्स हैं जो कि सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। तो एक्चुअली वी टोटल लाइंस के नंबर को जाहिर करता है जो ये वाला वी है। तो हम इस इक्वेशंस के ज़रिए एक्टिविटी कोएफिशिएंट को मेजर कर सकते हैं किसी उसके इक्वेशंस को देखते हुए। तो यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। तो शुक्रिया।